ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर लेते हैं अब एग्री कमोडिटीज की, क्योंकि एग्री कमोडिटीज के अंदर भी हमने काफी हलचल देखी। लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमने यहां पर देखा, जब मंडियां बंद थी, वायदा चालू था, वायदा में ट्रेड हो रहा था, इसका काफ़ी विरोध भी किया ट्रेडर्स ने कि जब माल मंडियों में नहीं पहुंच रहा है तो वायदा के ऊपर ट्रेड कैसे और स्पॉट प्राइस आएगा कहां से। बहरहाल धीरे धीरे अब मंडियां खुलनी चालू हो गई हैं, मंडियों में कारोबार भी हो रहा है और जो एग्री प्रोड्यूस की जितनी भी मंडीज़ हैं लगभग खोल दी हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर काफ़ी गंभीर इस समय पर समस्या हम देख रहे हैं। राजस्थान मंडियां काफ़ी हद तक लॉक हैं, हालांकि उनको खोलने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन कारोबारियों ने उन्हें अपने दम पर बंद रखा हुआ है। उसके पीछे वजह है वहाँ पर लगने वाला 2% का कृषक कल्याण टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट ने 2% का कृषक कल्याण टैक्स लगाया है, जो मंडी के अंदर आने वाली क्रॉप्स होंगी उसको बेचने पर जो टैक्स लगेगा वो अतिरिक्त 2% का होगा। इससे काफ़ी रोष है आड़तियों के अंदर, ट्रेडर्स के अंदर, जिसके चलते हुए सांकेतिक उन्होंने हड़ताल कर रखी है और किसी भी तरह का काम जो है वो बहुत सी मंडियों के अंदर नहीं हो रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स आपस के अंदर भी, क्योंकि 2 गुट वहाँ पर देखने को मिले थे, दोनों के अंदर जो मतभेद थे वो काफ़ी उभर करके सामने आए। एक पक्ष था उसने खोलने की और सरकार के साथ चलने की हामी भरी, तो दूसरा एक पक्ष था उसने मंडियों को लॉकडाउन में रहने की ही हिदायत दी और उसको वहीं पर ही रखा। बहुत से ऐसे आड़ती एसोसिएशंस थे जिन्होंने अपना किनारा कर लिया राजस्थान ट्रेडर्स बॉडीज के साथ में और किसी भी तरह का सहयोग उन्होंने सरकार को इस बाबत देने से मना कर दिया। बहरहाल लेकिन इसका असर कमोडिटी बाजार के ऊपर कितना और आने वाले समय के अंदर कमोडिटी बाजार के ऊपर इस लॉकडाउन का कितना असर देखने को मिलेगा और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो बदलाव किए गए हैं उसका असर कौन कौन सी कमोडिटीज के ऊपर खास तौर के ऊपर दिखाई देगा। 20 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज दिया गया है उससे क्या किसानों को और कमोडिटी बाजार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा होने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि बाजार इस समय पर यह नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअल डिमांड निकलेगी या नहीं निकलेगी। अब इस बात को भी समझने की जरूरत है। इंडस्ट्रीज देखिए, लेबर जो है, प्रवासी मजदूर जो है, इसको अब कमोडिटी बाजार से थोड़ा सा हट करके इकोनॉमिक्स के साथ में समझने की इसको कोशिश करते हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो मंडियों में काम करते हैं, तुलाई का, भराई का, जो खेतों में काम करते हैं, जुताई का, फसल की कटाई का, अब वहाँ पर किल्लत है, मजदूर नहीं है। मंडियों से पहली बात, खेतों के अंदर काम करने के लिए मजदूरों की थोड़ी सी किल्लत अब महसूस होने लगी है। चलिए, वहाँ पर स्वयं किसान ने खुद भी कर दी, अपने परिवारजनों को साथ में लगा करके वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके और उसने फसल लगाई भी। तो अब दिक्कत आती है कि तैयार फसल को मंडियों तक लेकर के आने की, और तैयार फसल को मंडियों तक जब लेकर के आया जाएगा तो उसकी तुलाई, उसकी भराई, यहाँ पर फिर एक चैलेंज है। यहाँ पर फिर मजदूर और लेबर का एक चैलेंज आएगा। फिर उसके बाद में जब मिल्स के बीच के अंदर ये माल प्रोसेस होने के लिए जाएगा तो वहाँ पर फिर एक चैलेंज आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मजदूर नहीं है। तो क्या मजदूरों की वजह से जो माल की अवेलेबिलिटी है, जो प्रोसेसिंग टाइम है, अब उसके अंदर जब बढ़त आएगी, उसमें जब डिले आएगा तो एंड कंज्यूमर को तो काफ़ी नुकसान होगा। ट्रेडर के एंड के ऊपर पे डिले है, यही एक नुकसान है। उसका जो सर्कल है वो थोड़ा सा धीमा पड़ेगा और उसकी वजह से सप्लाई चेन टूट सकती है। लेकिन पीछे बैकएंड पे अगर देखें तो माल बहुत है, माल एम्पल है, क्वांटिटी बहुत है, लेकिन उसके प्रोसेस का जो टाइम डिले हुआ, उस टाइम डिले ने एंड कंज्यूमर तक सप्लाई चेन के अंदर में बाधा उत्पन्न कर दी। इससे रिटेल बाजार के अंदर तो जम पाएगा, लेकिन होलसेल मार्केट काफी नीचे रह सकते हैं।
होलसेल मार्केट के अंदर यहाँ पर प्राइसेस काफ़ी डाउन रह सकते हैं। जहाँ पे जो सप्लाई चेन जहाँ से चालू हो रही है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर किसी तरीके की सप्लाई की दिक्कत नहीं है। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है वो भी अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर साधन उपलब्ध नहीं है। फिर प्रोसेस करने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है मजदूरों की, तो प्रोसेस कैसे किया जाए। तीसरा, उसको प्रोसेस करके और एंड यूज़र तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे में इसको किस नज़र से देखना चाहिए? क्या वाकई में यहाँ पर तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत है, यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत है। आपको 2 महीने बैक एक बार लेकर के चलता हूँ, जिस समय पर ताज़ा लॉकडाउन शुरू हुआ था, ऐसी ही कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग हमने देखी और शॉर्टेज देखी। उससे कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ काम किया और ब्लैक मार्केटर्स के ऊपर पे थोड़ा सा शिकंजा कसा गया, उससे प्राइजेस कंट्रोल में रहे, काफ़ी कंट्रोल में रहे। इक्का दुक्का बहुत से केसेस हो सकता है कि 100 में से 1 या 2 केसेस ऐसे हों जहां पर प्राइस जो है वो ऊपर रहे हों, लेकिन 90% से ज़्यादा मार्केट जो थी वो कंट्रोल के अंदर थी। 10% हो सकता है कि वो कोई भी कारण हो सकता था उसका, जिसकी वजह से उस मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो थोड़े से ऊपर रहे हों। क्या वैसी स्थितियां फिर से पैदा हो सकती हैं? क्या इंटरनेशनल डिमांड्स निकल सकती हैं? जिस तरीके से एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इस समय पर दिखाई दी हैं, उससे क्या एग्री प्रोड्यूस को एक बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है? ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन माल की कहीं किल्लत होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए एग्री प्रोड्यूस के अंदर में स्टॉक करना और लंबी अवधि के लिए स्टॉक करना शायद हो सकता है कि बहुत बड़ा खतरा आप मोल ले रहे हों। प्राइजेस इससे बढ़ सकते हैं निश्चित तौर के ऊपर, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हो, और उस शॉर्ट टर्म के अंदर आपको कभी हो सकता है कि निकलने का मौका ही ना मिले, एग्जिट रूट ही ना मिले आपको। और ऐसे बहुत से उदाहरण यहाँ पर अभी हाल फिलहाल के अंदर में पिछले 1 महीने के अंदर देखने को मिले। बात हम एक एक कमोडिटी की करते हैं, एग्री कमोडिटीज़ की। कैस्टर सीड, अब यहाँ पर कैस्टर सीड देखिए कितनी तेजी के साथ ऊपरी स्तरों से फिसला। पिछले 1 साल के अंदर हमने इसको 6,000 रुपये से लगातार लुढ़कते हुए देखा। करीब 45% भाव यहाँ से लुढ़क चुके हैं। 45% की एक बड़ी गिरावट हमने पिछले 1 साल के दौरान कैस्टर सीड के अंदर देख ली। आज भी बाजार लुढ़का हुआ है, आज भी 60 रुपये की यहाँ पर गिरावट है। हालांकि आज कटान का दिन है, लेकिन जून वायदा अगर देखें तो जून वायदा 3560 रुपये के घरों में कारोबार हो रहा है, और वहां पर भी 35 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। कैस्टर सीड ये दिखा रहा है कि अभी प्राइस के ऊपर में थोड़ा सा बर्डन है, प्राइजेस अभी थोड़ा सा और बेरिश टोन के अंदर हैं। नकदी की किल्लत है, नकदी की किल्लत ये बनी रह सकती है, और कितना टाइम रहेगी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में हर ट्रेडर स्टॉक करने से बचने की कोशिश में है, और रिस्क लेने की शायद उसकी जो कैपेसिटी थी वो अब नहीं है। पहले वो 100 के 100 रुपये मान लीजिए कि कैस्टर सीड में लगा रहा था, तो अभी वो 30 से 35 रुपये ही कैस्टर सीड के अंदर हो सकता है कि स्टॉक करके चले, लगाए, और उतना ही 30% तक का ही रिस्क वो देखे, क्योंकि बाकी के 65 रुपये हो सकता है वो सेव करके चले, या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखे। इस समय पर एक कमोडिटी के ऊपर निर्भर रहना शायद हो सकता है कि बहुत बड़ा एक जोखिम लेने के बराबर हो। दूसरा यहाँ पर जो दिखाई देता है चना, चने को लेकर के काफ़ी बड़ी पॉजिटिव अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिली।